education. Today our topic for discussion education और वैदिक एजुकेशन के बारे में हमें उनकी एम्स और बेसिक फीचर्स डिस्कस करने। तो वेदा जिनका जो बेसिक सोर्स है वो चार वेदास है, यानी कि फोर वेदास है, सिक्स वेदांग्स है, फोर उपवेदास, फोर ब्राह्मणास, 80 Upanishads, six systems of philosophy, Bhagavad Gita, and three Smritis. So, as far as our syllabus is concerned, we go by the aims of education and silent features of Vedic education. तो अगर हम सबसे पहले एम्स की डिस्कस करें, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात जो है स्टार्ट करें, तो सबसे पहला जो था दैट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन वाज मोक्ष और सेल्फ रियलाइजेशन। यानी कि अल्टीमेट एम एक इंसान की क्या होनी चाहिए और एक एजुकेशन सिस्टम की क्या होनी चाहिए, दैट इज यानी कि एक इंसान अपने आप को रियलाइज करे। जो एंशियंट दैट एजुकेशन शुड प्रिपेयर एन इंडिविजुअल इन सच of liberation, that is to be the one with almighty cycle of births and deaths। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि अल्टीमेट एम है मोक्ष। मोक्ष मीन्स एक जो साइकिल है, बर्थ, रीबर्थ, डेथ और रीबर्थ। एक इंसान पहले पैदा होता है, फिर उस जन्म में चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे, अगर जैसा भी काम करते दे बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मास, और अगला जन्म उसका फिर से होता है और उस जन्म में वो पिछले कर देता है। तो जब तक एक इंसान फुली एक स्पिरिचुअल बीइंग है तब तक ये चलता रहेगा, उसके जन्म होते रहेंगे। तो वेद है कि अल्टीमेट एम है मोक्ष है, यानी कि एक इंसान जो है हासिल करे फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। उसके बाद जो piety and religiousness, objective is that Vedic education जो है it aimed at infusion of piety and religiousness। यानी कि एक एजुकेशन का एम होना चाहिए कि वो एक इंसान को पायस बनाए, यानी कि रिलीजन शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन हिज एक्ट्स। एक इंसान है चलने फिरने में लगना चाहिए कि एक रिलीजियस है। देन द थर्ड वन इज यानी कि वोकेशनल एम, यानी कि ultimate aim of education or religious education, one aim was there, that was education for worldliness, यानी कि vocational aim, यानी कि एक इंसान को पैरों पे खड़ा करना, that one should be able to stand on feet। that was also one of the aims of education। यानी कि हैप्पीनेस अगर हम बात करें कि इंसान की लाइफ में तभी है जब वो किसी काम लगा रहे, यानी कि जब उसको कोई उसका रोजगार चलता रहे। तो वैदिक एजुकेशन का ये भी था कि मोर स्ट्रेस वाज आल्सो गिवन टू वर्ल्डली अफेयर्स, यानी कि इंसान की रिलीजियस एजुकेशन भी चले, साथ साथ जो है उसकी जो है दुनियावी एजुकेशन भी चले। देन वन मोर वाज कैरेक्टर फॉर्मेशन, दैट इज एजुकेशन मस्ट एम एट कैरेक्टर फॉर्मेशन। जिस तरह ईच एंड एवरी रिलीजन टीच फॉर्मेशन, तो वैदिक एजुकेशन जो था इसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव यही था कि कैरेक्टर फॉर्मेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, यानी कि मॉरलिटी और राइट बिहेवियर वाज दी हायर धर्म, यानी कि माना जाता था एक इंसान का कैरेक्टर, कितना एक इंसान कैरेक्टर्ड है उतना ज्यादा वो रिलीजियस होगा। जितना बेहतरीन इंसान का कैरेक्टर होगा उतने उसके बेहतरीन वैल्यूज होंगे। जितना एक इंसान का कैरेक्टर अच्छा होगा उतना वो ओबीडियंट होगा टुवर्ड्स हिज रिलीजन, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, टुवर्ड्स हिज एल्डर्स। और जितना एक इंसान कैरेक्टर होगा उतना वो ज्यादा ऑनेस्ट होगा, उतनी उसमें ज्यादा टेम्परामेंट्स होगी, यानी कि उसका टेम्परामेंट भी उसी हिसाब से होगा, यानी कि कुव्वत बर्दाश्त करने की कुव्वत भी उतनी ही अच्छी होगी। देन one more aim was development of all-round personality।
Vedic education aimed at development of personality. Means Vedic education सिर्फ religion नहीं करता था, सिर्फ वोकेशनल एम पे फोकस नहीं करता था, बट इट एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि इंसान के हर एक फील्ड में जो है बेहतरीन डेवलपमेंट आ जाए और एक बेहतरीन पर्सनैलिटी को डेवलप करे. दैट इज पर्सनैलिटी वाज डेवलप्ड थ्रू फॉलोइंग मेथड सेल्फ रेस्ट्रेंट, यानी कि खुद में कुव्वत बर्दाश्त लाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि एक अपने आप पे विश्वास या भरोसा लाना, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड जजमेंट, यानी कि सही और बुरे में फर्क और उसके बाद जजमेंट करना, यानी कि सही और बुरे में फर्क करना. स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज, वैदिक एजुकेशन जो है it also leads stress on social duties. A student was not to lead self-centered life. एक स्टूडेंट जो है उसको सेल्फ सेंटर्ड लाइफ यानी कि वो ऐसी लाइफ नहीं जी सकता था कि जिसमें वो खाली खुद के बारे में सोचे, बल्कि उसको दूसरों के बारे में भी सोचना था. ही वॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ सन. उसको ये पढ़ाया जाता था कि वो उसकी क्या ड्यूटी है, एज अ हस्बैंड उसकी क्या ड्यूटी है, एज अ फादर उसकी ड्यूटी क्या है, एंड मेनी अदर कैपेसिटीज इन सोसाइटी, और जो भी कैपेसिटीज इन सोसाइटी है, और एज एन एल्डर ऑफ द विलेज उसकी क्या. हिज वेल्थ वाज नॉट फॉर हिज ओन सेक और फॉर हिज फैमिली, यानी कि उसकी जो दौलत थी वो उसके खुद के लिए नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए थी. यानी कि उसको ये बताया जाता था कि ये जो दौलत आपके पास है ये आप पे भी खर्च कर सकते हो. ही मस्ट बी हॉस्पिटेबल एंड चैरिटेबल. इंसान चैरिटेबल होना चाहिए और हॉस्पिटेबल होना चाहिए. ऑल प्रोफेशन स्ट्रेस ऑन सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दूसरों के लिए वो क्या कर सकता है उस पर भी ध्यान दिया जाता था. सो इफ वी बिट ऑफ रिवाइंड, तो पहला था अल्टीमेट एम दैट वाज सेल्फ रियलाइजेशन. पहले उसको रियलाइज करना है कि उस वो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उसको मोक्ष हासिल करना था, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ. और उसके बाद हम कैरेक्टर डेवलपमेंट पे एक फोकस था कि एक इंसान कैरेक्टर होना चाहिए. पाइटी एंड रिलीजियसनेस, एक इंसान पायस और रिलीजियस होना चाहिए. एंड ऑफ पर्सनैलिटी, उस पर भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया. एंड स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज, यानी कि इन एडिशन टू दोज ड्यूटीज, उसकी ड्यूटीज छोड़ के उसकी डिफरेंट सोशल ड्यूटीज भी है. प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड वेलफेयर. ये जो एजुकेशन है इट एम एट प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड वेलफेयर इन एन इक्वल मैनर, यानी कि दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए. यानी कि एक सोशल एफिशिएंसी उसमें डेवलप हो जाए, यानी कि वो एक सोशली एफिशिएंट बन जाए, यानी कि एक अच्छा सिटीजन बन जाए, एक अच्छा इंसान बने सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी एक अच्छा इंसान बन के निकल के आए. और सोशल वेलफेयर, यानी कि जो सोसाइटी का वेलफेयर ही कर सकता है जो एक सोशली एफिशिएंट बंदा हो. जो एक इंसान सोशली हो वही सोशल वेलफेयर में हिस्सा ले सकता है. अगर एक बंदा जो है अपनी सोसाइटी के लिए यानी कि एक एंटी सोशल बंदा बन जाता है, उसमें वो करेक्टर्स डेवलप नहीं होते, तो ही विल नॉट बी सोशली एफिशिएंट. एंड अल्टीमेटली एफिशिएंट नहीं है, वो सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वो सोसाइटी में chaos एंड कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. देन he had accepted the theory of division of work, which was later on governed by the principle of heredity. तो तब क्या था कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया था डिवीजन ऑफ वर्क बेस्ड ऑन हेरिडिटी, यानी कि लोहार का बेटा लोहार बनेगा. इसी तरह फॉर एग्जांपल बाकी जो प्रोफेशंस थे सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. एक जो है हर एक बंदा चाहे लोहार हो चाहे तो प्रोफेशंस थे, हर एक सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन. ईच फैमिली ट्रेन्ड इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन प्रोफेशन. हर कोई फैमिली अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने बच्चों को ट्रेन करते थे. देन वन मोर थिंग दैट वाज प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर. तो वैदिक एजुकेशन जो था इट एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर. नॉट ओनली वैदिक एजुकेशन, इवन एजुकेशन ऑफ टुडे, जो आजकल का भी एजुकेशन है, वो भी यही चाहता है कि
कल्चर प्रिजर्व हो और उसको प्रमोट किया जाए। जैसे हम अपना कल्चर चाहते हैं, जैसे वी टॉक अबाउट फेयर, वी टॉक अबाउट कांगरीज, वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स विच वी हैव इन कश्मीर, और पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे वांट दैट देयर कल्चर शुड बी प्रिजर्व्ड, और उनका कल्चर जो है वो प्रिजर्व हो जाए। और प्रिजर्वेशन के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज होती है दैट इज प्रमोशन ऑफ कल्चर। जब आप प्रमोट अपने कल्चर को करोगे तभी वो प्रिजर्व होगा। unless and until you don't promote your culture, it cannot be preserved। इसको हम प्रिजर्व बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वैदिक एजुकेशन जो था वो चाहते थे कि कल्चर को प्रिजर्व किया जाए, सो दैट कि इसको ट्रांसमिट भी किया जाए फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। इसी तरह जैसा हमने भी कहा था कि जैसे जो डिफरेंट वोकेशंस थे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑक्यूपेशंस थे डिफरेंट लोगों के, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते थे। जैसे मैंने आपको कहा कि लोहार का बेटा लोहार बनता था, इसी तरह जो कॉबलर था, मोची था, उसका बेटा भी मोची बनता था। तो ट्रेडिशन चलता रहता था। तो अगर हम अब मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन की बात करें कि क्या थे मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो अगर हम बात करें कि फीचर वैदिक एजुकेशन क्या थे, मेन फीचर्स ये था कि इट फ्री एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। यानी कि एंशिएंट इंडिया का जो ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, इट वाज फ्री एजुकेशन, मींस एजुकेशन वाज गिवन टू एवरी पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट इवन एनी फी। कोई फी स्टूडेंट से नहीं ली जाती थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। पर्सपेक्टिव ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फी मींस इस पर जो बोझ था फी पे करने का, दैट वाज नॉट देयर। Teachers were expected to devote their lives to the cause of teaching with missionary spirit and self sacrifice। टीचर्स का जो एम था या ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज कि उनका एक ही एम और ऑब्जेक्टिव था कि वो अपने आप को डिवोट करें टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और जो भी कोई इंस्टीट्यूशन था, पब्लिक या स्टेट इंस्टीट्यूशन था, यानी कि चाहे वो इंस्टीट्यूशन लोगों ने बनाया था या उस वक्त महाराजाओं ने या राजाओं ने बनाया था, जहां पर भी बनाए थे तो वहां पर भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन थी वो फ्री थी। और क्या था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर लिबरल, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करती थी कि ये गरीब का बेटा है या मिडिल क्लास या अपर क्लास, वैसा कोई सिस्टम था ही नहीं। देन नो स्टेट कंट्रोल ऑन एजुकेशन। वैदिक फीचर था कि कोई स्टेट कंट्रोल नहीं था, यानी कि जो था दैट वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। जिस तरह आज एजुकेशन हम देखते हैं, चाहे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, दैट इज डायरेक्टली द कंट्रोल ऑफ द स्टेट और द सेंटर। इसी तरह हायर एजुकेशन जो है दैट्स आल्सो द स्टेट एंड द सेंटर। तो तब जो एजुकेशन सिस्टम था दैट अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलर्स। रूलर्स ऑफ द कंट्री जो है उनका बहुत ही कम असर रसूख था एजुकेशन में। वो खाली प्रमोट करते थे एजुकेशन को। इवन उस टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे, दे वर इन द फॉर्म ऑफ गुरुकुल्स। गुरु के घर में ही तालीम होती थी, गुरु के घर में ही बच्चों को शिष्य कहते थे, उनको वहां भेजा जाता था और वहां पर उनकी टोटली प्राइवेट अफेयर था कि गुरु किस तरह बच्चे को पढ़ा, गुरु कितने साल में बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट करे। इट वाज ऑन अथॉरिटी जो है ऑफ ए टीचर तरह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए और किस तरह से वो उसका कर। देन वन मोर फीचर वाज दैट हायर इन वैदिक एजुकेशन, हायर टीचर्स वर हाईली ऑनर्ड। इट वाज a class, kings rose for them to the thrones to receive great teachers। नारदा, इसी तरह या वैश्यता थी। तो ये जो टीचर्स हैं उनके नाम है कि किंग्स भी उनके सामने खड़े हुआ करते थे। इन रेस्पेक्ट दे यूज्ड टू रिसीव टीचर्स, दे यूज्ड टू राइज फ्रॉम देयर चेयर्स। अगर वो अपने थ्रोन्स पर भी हुआ करते
अपनी गद्दी पे भी हुआ करते थे, तो वो टीचर्स इतने ऑनर्ड हुआ करते थे कि किंग्स भी उनके सामने जो है अपनी बादशाहत जो है वो करते थे. सच वाज द ऑनर ऑफ द टीचर्स. देन टीचर पेरेंट्स, एज वी नो कि इन अवर रिलीजन वी आल्सो टीचर्स जो है दे आर स्पिरिचुअल पेरेंट्स, रूहानी माँ बाप होते हैं. माँ बाप टीचर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस होती है. इसी तरह जो वैदिक एजुकेशन में है, टीचर्स जो है दे बिहेव्ड लाइक पेरेंट्स. नॉट ओनली दे वर कंसिडर्ड एज पेरेंट्स, बिहेव्ड लाइक पेरेंट्स. वो पेरेंट्स की तरह बिहेव करते थे. उनका एटीट्यूड टुवर्ड वाज दैट वन ऑफ द कंप्लीट सबमिशन, यानी कि एटीट्यूड जो उनके उन बच्चों के लिए होता था, जो उनके घर पढ़ने आते थे, वो बिल्कुल पेरेंट्स की ही तरह होता था. वन मोर इम्पोर्टेंट फीचर, रेसिडेंशियल स्कूल्स. टीचर्स एंड pupils live together and one another. जैसे मैंने आपको कहा कि जो ये शिष्य होता, ये गुरुकुल में ही रहता था अपने गुरु के साथ. रेसिडेंशियल स्कूल मीन्स उसी वही खाता पीता था और वही जो अपने गुरु के जो थोड़े बहुत काम होते, पालना वगैरह वगैरह और सफाई वगैरह जो घर की थी. और उसके बाद अगर हम देखें कि इमीडिएट एम क्या है, इमीडिएट एम जो थी दैट वाज वोकेशनल एम. द इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन वाज टू प्रिपेयर डिफरेंट कास्ट ऑफ पीपल फॉर देयर एक्चुअल नीड्स ऑफ लाइफ. डिफरेंट किस्म के लोग थे या डिफरेंट तबकों से जो लोग आते थे के लिए प्रिपेयर करना, यानी कि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे चलेंगे, वो एक मकसद हुआ करता था वैदिक एजुकेशन का.